नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम सरला बिरला यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल गोपाल पाठक जी मौजूद हैं। उनसे मिलवाने जा रहे हैं हम आपको। गोपाल पाठक जी, न्यूज बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको पहले बता दें कि सरला बिरला यूनिवर्सिटी की शुरुआत 2017 में हुई थी। यहाँ से कोर्स संचालन की शुरुआत 2018 में हुई और आज यहाँ लगभग 26 पाठ्यक्रमों का संचालन हो रहा है। और अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और एमबीए के क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी ने पूरे देश में अपनी एक अलग और खास पहचान महज कुछ वर्षों के अंदर बना ली है। यहाँ के अभ्यर्थियों को, यहाँ के छात्रों को लगभग 80% प्लेसमेंट की सुविधा भी मिल रही है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे और क्या कुछ यहां नया होने जा रहा है। जी बताया जाए। आप सरला बिरला यूनिवर्सिटी 26 कोर्स का संचालन कर रहा है। अगर जैसा कि हमने अभी बताया भी कि इंजीनियरिंग और एमबीए में सबसे बेहतर आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ खास है, क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं अभी तक? जी, इसमें जब 2020 में हमने यहाँ ज्वाइन किया तो एक सोच थी कि यूनिवर्सिटी की पहचान राज्य के स्तर पे तो होनी ही होनी है, हमारे देश के स्तर पे भी लोगों को इसको जानना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे संबंध बने। तो उस दिशा में प्रयास करते हुए जो सबसे पहला हम लोगों ने एमओयू किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के साथ, जो कि अमेरिका में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पिछले 12 साल से उन्होंने अपना प्रथम स्थान बनाया है। और वो संबंध बनने के बाद उन लोगों से हम लोग बना एग्रीमेंट है, 5 साल का एग्रीमेंट है, जो कि फिर फर्दर 5 इयर्स के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। आगे फिर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा मिनियापोलिस के साथ एमओयू किया। फिर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साथ किया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट के साथ किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के साथ किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया मर्सेड के साथ 2024 में किया। और रिसेंटली जो मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट हम लोगों ने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साथ। यूपेन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनका वॉटन बिजनेस स्कूल है जो विश्व विख्यात है। और अभी यूपेन की टीम हमारे यहाँ 10 तारीख को आने वाली भी है, 10 मार्च को। तो इस एग्रीमेंट से और उन लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अभी अगले महीने हमारे यहाँ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित नहीं कहूँगा, आयोजन होने वाला है अप्रैल के मंथ में, जिसमें हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग भी जुड़े हुए हैं और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के लोग जुड़े हुए हैं। मिनीसोटा यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा के साथ के भी प्रोफेसर हमारे उसमें टॉक देंगे। तो इस तरह के एक्सपोजर से स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। देश में भी लगभग सभी राज्यों में तो मैं नहीं कहूँगा, पर मैक्सिमम राज्यों में हमारा एमओयू है। तो वहाँ के एक्सपर्ट्स भी हमारे यहाँ आते हैं, नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन लेक्चर्स का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। तो हमारे छात्रों का और हमारे शिक्षकों का एक सही दिशा में विकास हो पाता है नई चीज़ों के बारे में। अभी जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अमेरिका में सभी जगह पर आ चुका है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, AIML तो ऑलरेडी सभी जगह आ चुका है। पिछले अगर आप 10 वर्षों में देखें तो भारत में भी ये काफ़ी हद तक आ चुका है। अमेरिका में इनका रिसर्च 40 वर्षों से तो लगभग हो ही रहा है। और आपको शायद ये जानकारी होगी कि 1956, जो बहुत पुरानी बात हो गई, ये पहला कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस कहलाता है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ डार्टमाउथ वहाँ पर है। तो अमेरिकन्स ने उसको किया था, जो पहला बीज डालना मैं जिसको कहूँ। आगे फिर बढ़ते चले गए, पर पिछले 1 दशक से भारतवर्ष के भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में AI और ML, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आज के दिन चॉइस नहीं है, रिक्वायरमेंट है। अगर आगे आपको प्रगति करनी है तो इन 2 क्षेत्रों में आगे बढ़ना होगा। और अभी अगला डिकेड जो हमारे सामने है, डेवलप्ड नेशंस बहुत कुछ उसमें कर चुके हैं क्वांटम कंप्यूटिंग का, जिसके बिना हमारा ये सभी कुछ जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। पर हमें उसको सही दिशा में ले जाना है। AI के साथ बहुत
फायदे की चीज़ है पूरे विश्व के विकास के लिए। एआई पूरे विश्व का नक्शा बदल दे सकता है, पर साथ ही साथ ये विनाश का भी कारण बन सकता है। तो हमें छात्रों को अभी से शिक्षा देनी है, शिक्षकों को, और उसको समझाना है कि एआई का जो हर का एक देश के लिए धर्म होता है, हमारा स्वधर्म होता है, माता पिता के लिए धर्म होता है, पत्नी के लिए, परिवार के लिए हमारा धर्म होता है। तो एआई का भी धर्म है कि उसका सही दिशा में हम उपयोग करें। एल्गोरिदम का ज़माना है जो कि हर कुछ कर सकता है, आपको बीमारी, पॉवर्टी, डेथ को भी इवन एल्गोरिदम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर उस एल्गोरिदम के साथ साथ क्योंकि वहाँ संवेदना नहीं है, वहाँ विजडम नहीं है, वो उस चीज़ को साथ में लेके चलना है। और समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अपने विवेक को, अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। NEP 2020 में इन चीज़ों की चर्चा हुई है, और करेगा कौन उसको? उतारना तो हम ही यूनिवर्सिटी के लोगों को है, मैनेजमेंट को है, शिक्षक को है। तो उसको हम सही दिशा में अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि सरला बिरला यूनिवर्सिटी इस मामले में एक संकल्प लिया हुआ है कि हम आगे बढ़ेंगे। बिरला लेगेसी में भी हमेशा क्वालिटी की बात की जाती है, वैल्यूज़ की बात की जाती है, और जिनके नाम से ये यूनिवर्सिटी है, सरला बिरला जी के नाम से, और उनके हस्बैंड श्री बसंत कुमार बिरला जी, इन लोगों की भी सोच वही थी। सिर्फ यूनिवर्सिटी खोलना नहीं है, उसको एक सही दिशा में ले जाना है जहाँ पे क्वालिटी पर तो जोर हो ही हो, हमारे वैल्यूज़ पर हो, और चरित्र निर्माण पे इनका बहुत जोर रहा है। अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने यहाँ पे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का सेंटर खोला, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र, उसमें सभी चीज़ों का समावेश है। हमारे यहाँ योग की भी पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स की पढ़ाई होती है, फाइन आर्ट्स की पढ़ाई होती है। तो स्टूडेंट्स में वो चाहे इंजीनियरिंग का छात्र हो, या लॉ का छात्र हो, या फार्मेसी का छात्र हो, मैनेजमेंट का छात्र हो, किसी विषय का छात्र हो, एक विधा उनको चॉइस के हिसाब से सीखनी होती है जिसमें उनकी रुचि है। बिल्कुल। अभी आपने मूल्यों की बात की, तो देखिए अभी भारतीय संस्कृति में ये देखने को मिल रहा है, और आपने कई ऐसी बातें बताई जो काफी अहमियत रखती हैं। अभी जो भी छात्र पढ़ाई करके निकलते हैं, उनका सपना होता है कि हम विदेश चले जाएं, भारतीय मूल्यों से जुड़े नहीं होते। और आप जो बातें अभी बता रहे हैं कि सरला बिरला एक खास पहचान, एक मिशन के तहत काम कर रहा है कि उन्हें अपनी जड़ों से कैसे जोड़ा जाए। जी देखिए, पैसे कमाना एक ज़रूरत होती है, तो बच्चों का रुझान होता है, उसको समझाना उसको भी समझना है। आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, या अपने देश में ही रहें, पर पैसा आप बहुत कमा सकते हैं। पर पैसा कमाना है, या बिजनेस में हो या आप किसी सर्विस में हो, सही तरीके से पैसा कमाना, जो आपका जो भी आपको तनख्वाह मिलती है, अगर वो आपको संतुष्ट नहीं रख सकता है, तो आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस में जाइए, किसी और चीज़ में जाइए, पर गलत रास्ते पे मत जाइए, क्योंकि हमें अपने चरित्र को भी बचाना है। आप समाज में देखते हैं बहुत सी विसंगतियां आती हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बहुत लोगों का नाम आता है जो गलत चीज़ में लिप्त हो जाते हैं। शायद उनके माता पिता ने नहीं सिखलाया, या शायद शिक्षकों ने नहीं सिखलाया। तो इसकी चर्चा हम लोग बार बार करते हैं, और मैंने आज तक हमेशा टीचिंग करियर में रहा हूँ। मैं अपने पूरे जीवन में BYT मेसरा में रहा, चाहे झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में वाइस चांसलर रहा। मुझे एक छात्र भी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि जिसको मैं कहूँ वो गलत है। वो गलत दिशा में इसलिए गया, जो भी गया, तो शायद माता पिता ने वो अंकुश नहीं लगाया, और स्कूल के लेवल पे भी शिक्षकों ने उस चीज़ को नहीं देखा। और कोई भी समाज जहाँ पे युवा भटकता है ना, तो गलती चाहे माता पिता की होती है या शिक्षकों की होती है। किसी भी छात्र को किस दिशा में हम डालते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो इस चीज़ की यहाँ पे बार बार चर्चा होती है। गलतियाँ करते हैं अभी भी, और सजा भी मिलती है, लेकिन उनको समझाया जाता है कि ये गलत रास्ता। और हमने देखा बहुत सारे छात्रों को जो थोड़े से बिगड़े हुए से थे, जिस भी कारण से हो, या बचपन का संस्कार रहा हो, तो उनको मैंने सुधरते देखा BIT मेसरा में भी। और ये मेरा निरंतर प्रयास रहा, और मेरा एक पर्सनल पैशन भी है कि किसी भी बच्चे को बिगड़ने नहीं दूंगा। पर जानकारी जब मुझे मिलती है
तो मैं उनको एक रास्ते पे लाने की कोशिश जो करता आप एक बात बता रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई, देखिए एक होता है कि हम पढ़ाई करके, और आप जो बात बता रहे हैं कि आप पढ़ लिख कर सिर्फ अपने लिए नौकरी ना करें, समाज के लिए, मूल्यों के लिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति, उसके लिए आपके यहाँ जो एक प्रावधान किया गया है कि उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ा जाए, उसके लिए भी आप लोग कुछ कोर्स कराते हैं। जी, उसमें है, जैसे मैंने पहले आपको कहा था, मैनेजमेंट के सारे स्टूडेंट्स भगवत गीता का चैप्टर जो है कर्म योग है, कर्म के साथ साथ हमें धर्म के बारे में भी सोचना है, क्या गलत है क्या सही है। मैं किसी रिलीजन या समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, भागवत गीता को पढ़ना और समझना वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। कर्म के बिना तो आप नहीं रह सकते हैं, पर कर्म किस तरह से करें तो धर्म की भी चर्चा होनी चाहिए। और साथ ही साथ संस्कृत हमारी बहुत समृद्ध भाषा रही है इस देश की, और उसको बिना समझे ना आप वेदों को समझ सकते हैं, ना उपनिषद को समझ सकते हैं, या हमारे अन्य ग्रंथ हैं उसको नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे संस्कृत, चाहे साइंस के छात्र हों, मैनेजमेंट के छात्र हों, हर एक को संस्कृत विषय एक विषय अनिवार्य विषय के तौर पे रखा गया है, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों या एमबीए के हो, चाहे कोई हो। और उसमें मैं कहूँ कि हमारी ही चीज़ों को, हमारी विरासत को, जो मैं ऐसे हम वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले भगवत गीता को समझा और मैनेजमेंट के कोर्स में इंक्लूड किया। तो वो तो हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, उनकी सोच बहुत आगे है, वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। पर हम लोगों ने अपने यहाँ इसको कोर्स में डाल दिया, एक विषय उनको पढ़ना है, वो कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस की बात नहीं है, ताकि आप अपनी संस्कृति को समझें, अपने मूल्यों को समझें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर होना या मैनेजर अच्छा होना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात है आप एक अच्छे इंसान होते हो, आप समाज की मदद करते हो, आप देश का एसेट होते हो, आप विश्व में भी अपना नाम कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके वैल्यूज़ ही आपके साथ जाएंगे। फर्रा डिग्री का कोई मतलब नहीं होता अगर आपके चरित्र में उन चीज़ों का समावेश नहीं हो जो बातें मैंने कही। भारतीय सभ्यता संस्कृति, इन तमाम चीजों को लेकर आप एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। पाठक जी देखिए, जब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि कैंपस कैसा हो रहा है, प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, तो उन चीजों को लेकर आप क्या कहें? जी, उसके पहले मैं एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, अनुशासन। अनुशासन हमारा कीवर्ड है, उस पे हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते, वो चाहे कोई भी हो। पर प्लेसमेंट निश्चित है कि माँ बाप का एक सपना होता है, बच्चे का भी ड्रीम होता है, रोजी रोटी कमानी है, जिंदगी चलानी है, तो प्लेसमेंट पर हमारा विशेष जोर रहता है और हर साल का डेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन से फीडबैक हम लोग लेते हैं। पर लगभग 80% छात्र हमारे प्लेस्ड हो रहे हैं, और कुछ अपने चॉइस से हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हो, या कुछ का अपना रोजगार हो, बिजनेस हो, बिजनेस फैमिली से हो, तो उनका चॉइस है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर लगभग जो बच्चे चाहते हैं जॉब में जाना, तो उसके लिए भी समुचित व्यवस्था है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हमारा डिपार्टमेंट है, बच्चों को उसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, किस चीज़ों को, तो उनको तैयारी हमारे शिक्षक कराते हैं, और फिर वो अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यू में बैठते हैं और सफलता भी मिलती है। तो अभी आप लोगों का जो दीक्षांत समारोह हुआ था, डीआरडीओ, इसरो के भी कई अधिकारी आए थे, तो क्या कोई नया कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं आप? जी जी, हमारे पहले कॉन्वोकेशन में, जो पहला हमारा हुआ था, ये तीसरा कॉन्वोकेशन हुआ अभी, पहले कॉन्वोकेशन में भी हम लोगों ने जो ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी थी, वो इसरो के चेयरमैन उस समय डॉक्टर सोमनाथ थे, जिन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की सफलता का सेहरा उनके माथे था। काम तो पूरी टीम करती है, पर हेड होने के कारण आप अच्छे बुरे सबकी जिम्मेवारी लेते हैं। तो डॉक्टर सोमनाथ को मिला था, और दूसरा मिला था उस वक्त डॉक्टर उन्नीकृष्णन को, जो तिरुवनंतपुरम में हमारे इसी क्षेत्र में स्पेस इंजीनियरिंग में थे, उनकी अपनी एक हस्ती है। इस वर्ष हम लोगों ने फिर अभी जो नए चेयरमैन इसरो के हैं डॉक्टर नारायणन, तो उनको दिया गया, और डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल को दिया गया। साथ ही 2 और अन्य क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ढोलकिया जी जो
प्रमुख हीरा व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, पर समाज की सेवा में उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। और अभी राज्यसभा के माननीय सदस्य भी हैं, उन्हें भी दिया गया, और श्रीमती पूर्णिमा महतो जी को भी दिया गया, जो कि आर्चरी के क्षेत्र में जिन्होंने अपना एक नाम कमाया, एक हस्ती हैं, पद्मश्री की उपाधि उनको मिली ही थी। तो इन 4 लोगों को मिला था। डीआरडीओ के चेयरमैन से बातचीत के दौरान हम लोगों ने जो तय किया, तो उन्होंने कहा कि डीआरडीओ में बहुत सारे रिसर्च के वर्क होते हैं, डिफेंस रिसर्च का वर्क होता है, तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई है सरला बिरला यूनिवर्सिटी के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट का लेटर ऑफ इंटेंट तैयार करके हम सभी लोग, हमारे स्टूडेंट और हमारे शिक्षक, उसमें साथ ही साथ उनके काम करेंगे, जो एक सुनहरा मौका है डीआरडीओ के रिसर्च प्रोजेक्ट में हमारे छात्रों का या शिक्षकों का आना। और दूसरा, इसरो के साथ, जैसा मैंने कहा पहले वाले में भी था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के साथ भी हमारा बहुत अच्छा एक कनेक्ट रहा है। तो उन लोगों की सलाह से और उन लोगों के डिस्कशन के साथ, वो हमारे एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर, तो हम लोग स्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स, मास्टर्स डिग्री एमटेक इन स्पेस इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अगले वर्ष से शुरू करने ये बिल्कुल नया होगा यहाँ के लिए, नया होगा यहाँ के लिए, राज्य के लिए। और अगले महीने अप्रैल में वो लोग आने वाले भी हैं, जिसमें हमारा डिस्कशन होना है। साथ ही साथ एक और मैं कहूँगा जो एक अच्छी उपलब्धि है, यूनिसेफ जो यूएन की एजेंसी है, रांची में भी उसका ऑफिस है, और दिल्ली में कंट्री का जो ऑफिस, कंट्री हेड बैठते हैं वहाँ पे, तो यूनिसेफ की टीम भी हमारे यहाँ आई थी, हम लोग भी उनके यहाँ गए थे। तो एक सहमति बनी है कि सरला बिरला यूनिवर्सिटी को वो जो भी उनके प्रोग्राम वगैरह होते हैं और जो भी रिसर्च वर्क का होता है, तो हमारे साथ वो मिलके काम करेंगे। अगले 10 दिन में ही, अभी डेट हम लोगों ने फिक्स नहीं किया, 8 मार्च पहले था, पर किसी कारणवश 8 मार्च को हम लोगों ने डिफर किया, और अगले डेट में 1 हफ्ते के अंदर मीटिंग करके फॉर्मल लेटर ऑफ इंटेंट उनके साथ भी साइन होना है। तो ये मुझे एक संतुष्टि सी होती है कि यूनिवर्सिटी एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। वाकई में यूनिवर्सिटी एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है, नई उपलब्धियां हासिल करने के साथ पूरे देश में एक अलग पहचान भी सरला बिरला विश्वविद्यालय बना रहा है। इसके साथ सर आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे हम कि देखिए, जब भी कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को चुनते हैं, तो उनके मन में ये भी होता है कि स्कॉलरशिप या फिर जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए झारखंड तो चूंकि एक पिछड़े राज्य में गिना जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? उनके लिए भी है, हमारे साथ स्कॉलरशिप का प्रावधान है, और उसके लिए भी मेरे एक ऑफिस इसमें निरंतर लगा हुआ है। और जो बच्चे नीडी हैं उनको एक व्यवस्था की जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, ताकि उनके पढ़ाई लिखाई में पैसे के कारण बाधा नहीं हो पाए। आगे के लिए आप क्या कहेंगे? आगे के लिए मैं कहूँगा, और नए विभाग भी खोलने का प्लान है, और लेबोरेटरी को और मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे एक AIT, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक के साथ भी हमारा रहा प्रोग्राम। पिछले वर्ष हमारे कुछ छात्र और कुछ शिक्षक भी वहाँ गए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। उसमें भी बच्चों को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस यूनिवर्सिटी की ओर से प्रोवाइड कराया गया, क्योंकि जाने आने में खर्च रहता है, रहने का खर्च होता है, पर यूनिवर्सिटी उसमें संवेदनशील है। पैसा नहीं होना या पॉसिटी ऑफ फंड किसी के पास किसी कारण से हो, तो वो कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। वैसे लोगों की मदद होनी चाहिए, और समाज में हम सब जहाँ भी जिस पोजीशन में हैं, अगर उनकी मदद करने के हालात में हैं, तो आपको देखना होगा निश्चित। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ आप लोगों का एग्रीमेंट या इंटाइटलमेंट हो रहा है, तो क्या आप यहाँ के स्टूडेंट्स को वहाँ भी भेजते हैं? जी, तो जैसे AIT में भी हमारे छात्र गए। अभी हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में 14 छात्रों का चुनाव हुआ है। अगले सत्र में हो सकता है उनको जाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की बात हमने की, उसमें एक प्रोविज़न है 3+1+1 और 4+1 का। 3+1+1 का मतलब है कोई इंजीनियरिंग का छात्र जिसका 4 साल का कोर्स है, तो 3 साल हमारे यहाँ पढ़ेगा, 1 साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उसको कोर्स करने का मौका मिलेगा, और फिर 1+1 होता है, तो 1 साल में ही उसको PG की भी डिग्री मिल जाएगी, मास्टर डिग्री। सिलेबस उसका अलग से डिजाइंड है। तो
सरला बिरला यूनिवर्सिटी से उसको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साथ जहां एडमिशन इतना मुश्किल है इस एग्रीमेंट के तहत, उसको वहां की मास्टर डिग्री मिल जाएगी। 4+1 में है, 4 साल आप यहाँ कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा होती है जॉब में जाने की, आप चले जाइए, पर जिनको हायर स्टडीज़ में जाना है तो 4 साल यहाँ पे और 1 साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया उस एग्रीमेंट के तहत आपका एडमिशन ले लेगा, जो कि एक इंडिपेंडेंटली अप्लाई करने में बहुत ही कठिन है एडमिशन मिल जाना यूपेन में। मैं रांची में ही बीआईटी मेसरा में देख रहा हूँ, शायद ही किसी के पास यूपेन की डिग्री है, तो यूपेन में उनको मौका मिल जाएगा। एक एडिशनली जो इन्फॉर्मेशन शायद छूट गया, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो नाम से ही जहाँ पे बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट जहाँ से निकले हैं, जहाँ से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ से आई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी ही देन है। तो मुझे जब मैं बीआईटी मेसरा में था, एक सेमेस्टर में वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर में होने का मौका रहने का मौका मिला था। तो अभी भी वो संपर्क हमारा बना हुआ है। उनके यहाँ फॉर्मल एग्रीमेंट का कोई वैसा प्रोविज़न नहीं है, पर उन्होंने अपनी सहमति दी है कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। और जब उस बिल्डिंग में एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट उनके साथ प्रोफेसर पीटर जेफी का, उस बिल्डिंग के बगल में जहाँ प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन बैठा करते थे, तो वहाँ पे काम करने का मौका मिला, रहने का मौका मिला। और आज भी सरला बिरला यूनिवर्सिटी के लिए एक खुला निमंत्रण है कि हमारे प्रोफेसर्स चाहें तो एक जॉइंट प्रोजेक्ट में उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। उनके यहाँ के एक प्रोफेसर, हमारे यहाँ के एक प्रोफेसर मिल करके उस काम को कर सकते हैं। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पहुँच जाना ही बहुत बड़ी बात है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बडारको ने 2 बार हमारे यहाँ ऑनलाइन लेक्चर लिया है। अभी तीसरे में भी जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। और अगर आप कहें अगला टारगेट, तो मेरी इच्छा है, वो आगे ईश्वर मालिक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना। नो डाउट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का वार्टन बिजनेस स्कूल भी इज नो लेस, हर मामले में बहुत आगे है। पर हार्वर्ड एक बहुत पुराना 1643 का 1643 में इसकी स्थापना हुई थी। आप समझ लीजिए कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। उनके साथ जुड़ना, अभी एक प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन लेक्चर भी ले रहे हैं, बट फॉर्मल एग्रीमेंट उनके साथ अभी नहीं है, पर इच्छा जरूर है कि उसमें आगे बढ़ें। सभी लोगों की शुभकामनाओं की ज़रूरत है। तो चलिए, लगातार सरला बिरला नई नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। और जैसा कि गोपाल पाठक जी बता रहे हैं कि ये खुद एक शिक्षाविद रहे हैं, देश के कई बड़े उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े रहे हैं, और अब सरला बिरला एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल में बच्चों को तैयार कर रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर पाठ्यक्रम पूरे कराए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गीता को एक पाठ्यक्रम के तौर पर रखा गया है। अब सरला बिरला में भी आप कोई भी कोर्स क्यों ना करें, गीता का एक विषय पाठ्यक्रम के तौर पर है। और ये भारतीय छात्रों को मूल्यों से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है, अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरला बिरला का यह सफर आगे यूं ही चलता रहेगा और ये यूनिवर्सिटी पूरे देश में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बनाने में कामयाब होगा। एक और चीज, बीआईटी मेसरा में जब मैं था तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तो मुझे काम करने का मौका मिला, और एक विश्व प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी मैं जुड़ा रहा। और आगे के लिए फ्यूचर प्लान में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मेरे साथ है, मैं वहाँ के लोगों को जान रहा हूँ, हमारा एक अच्छा संबंध रहा है। तो सरला बिरला यूनिवर्सिटी को भी मैं स्टैनफोर्ड से भी जोड़ना चाहूँगा। ये मेरे फ्यूचर प्लान में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्व विख्यात ये दोनों यूनिवर्सिटी है। हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षकों को अगर पॉसिटी ऑफ फंड है, जरूरी नहीं है कि हर कोई फिजिकली जा सके अपने पैसे से। अगर कोई सरकारी अनुदान मिलता है तब तो आसान हो जाता है, पर ऑनलाइन लेक्चर बहुत सुविधापूर्वक हम उसको ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। और अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी है कि एआई और एमएल की पढ़ाई वो ऑनलाइन करवा रहे हैं, जिसमें वो चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो हमने कोशिश की है, छात्रों को भी बताया है, शिक्षकों को भी बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। पर फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाने के बाद थोड़ा एक संबंध और मजबूत हो जाता है, तो उस दिशा में हम सभी प्रयासरत हैं। सफलता असफलता आने वाले दिन बताएगा, पर मुझे उम्मीद है जिस तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा हुआ है, शायद वहाँ भी हम
कर सकें। बिल्कुल, आप जैसे लोग चाहेंगे तो बिल्कुल उम्मीद है कि लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और सफल भी होंगे। पाठक जी, हमें भी वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरामैन नूतन के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाय स्कोप, सरला बिरला यूनिवर्सिटी, रांची।